सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। और प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारे को जो है संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनमें से जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से हमने 6 जो मूल अधिकार देख लिए थे और आज हम क्या करेंगे कि ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मौलिक अधिकार है वह कौन सा है? वेरी गुड, समानता का अधिकार। तो आप सभी अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है इन अधिकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए, इनको सीखने की कोशिश कीजिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 साल से जो है हमारे जो पेपर हैं बोर्ड के, उनमें कोई न कोई एक अधिकार हमसे पूछा जा रहा है। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि निम्न का उल्लेख कीजिए और फिर वहां पे 2 अधिकार दे देगा, समानता का अधिकार और नंबर 2 में स्वतंत्रता का अधिकार। तो फिर आपको वहां उनका वर्णन करना होता है। इसलिए या फिर आपको दे सकता है कि समानता के अधिकार को समझाइए या फिर स्वतंत्रता के अधिकार को समझाइए। तो इस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो अब आप सभी विद्यार्थी जो हैं ध्यान दें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। अब इसमें तुम्हें क्या लिखना है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद में नागरिकों के लिए निम्नलिखित समानताओं का प्रावधान किया गया है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो अनुच्छेद 14 है, इस 14 से लेकर के 18 तक जो है हमारे को ये समानताएं दी गई है। यानी अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 18 में। इस प्रकार से हमारे को जो है 5 प्रकार की समानताएं दी गई है। याद रखना कितने प्रकार की समानता के अधिकार में हमारे को 5 प्रकार की समानताएं दी गई हैं। और वो 5 प्रकार की समानताएं कौन कौन सी हैं यहाँ देखिए। इसमें सबसे पहले है कानून के समक्ष समानता। यानी जो अनुच्छेद 14 है, उस अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिक जो है कानून के समक्ष समान होंगे और सभी जो नागरिक हैं उनको कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यह है कि जो कानून है उस कानून के सामने सभी नागरिक क्या होंगे? समान होंगे। कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई काला गोरा नहीं होगा, कोई जाति लिंग भेद नहीं होगा। यदि किसी ने अपराध किया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश या लिंग या जन्म स्थान का हो, कानून के सामने वो क्या होगा? समान होगा। ऐसे नहीं है कि भाई किसी गरीब ने अपराध किया हो तो कानून उसको सजा दे और किसी अमीर व्यक्ति ने यदि अपराध किया है तो कानून उसको छोड़ दे। ऐसा नहीं होगा। या फिर किसी अधिकारी ने कोई अपराध किया हो तो कानून उसको छोड़ दे और किसी आम व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो तो कानून उसको सजा दे। ऐसा भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून के सामने
सभी क्या होंगे, समान होंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई गरीब आदमी है तो उसको तो कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं हो और किसी अमीर को संरक्षण प्राप्त हो, यानी यदि कोई मंत्री हो, कोई अधिकारी हो, उसको तो कानून का संरक्षण प्राप्त हो और कोई गरीब आदमी है उसको संरक्षण प्राप्त नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। तो अनुच्छेद 14 जो है हमारे को दो बातें बताता है, एक तो विधि के समक्ष सभी समान होंगे और दूसरा कानून सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो है समानता के अधिकार में हमारे पास में जो पहला अधिकार है वो कौन सा है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो आप याद रखना, जब आपको परीक्षा में पूछा जाए कि समानता के अधिकार का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आप याद रखना कि समानता के अधिकार में हमारे को सबसे पहले जो समानता मिली हुई है वो कौन सी है, कानून के समक्ष समानता। और इसमें आप क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अभी मैंने आपको दो बातें बताई थी, क्या कि एक तो विधि के समक्ष समानता यानी कानून, विधि का अर्थ क्या होता है, कानून। आप चाहे विधि कह दो, आप चाहे कानून कह दो, तो कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार है, सभी समान होंगे और विधि का समान संरक्षण यानी सभी को जो है कानून का क्या होगा, समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं व बिना किसी भेदभाव के विधि के समान संरक्षण के हकदार है, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा क्योंकि विधि के समान संरक्षण के सभी क्या हैं, हकदार हैं। तो इस प्रकार से ये था पहला समानता का अधिकार। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दे करके और इनको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है इनको आप अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए ताकि परीक्षाओं में जो है आपके प्रश्न गलत ना हो। दूसरा है, अब समानता के अंदर दूसरी समानता जो हमारे को मिली हुई है वो कौन सी है, सामाजिक समानता। अब सामाजिक समानता में आप क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद 15 राज्यों को यह आदेश देता है कि किसी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद न किया जावे। यानी अनुच्छेद जो 15 है वो राज्यों को ये आदेश देता है कि राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव ना करें और सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी सभी नागरिकों को जो है सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी सभी जो नागरिक हैं भारत के उनको सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग का अधिकार होगा। यानी जो सार्वजनिक स्थल हैं हमारे, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सार्वजनिक स्थल क्या होते हैं, तो सार्वजनिक स्थल है जैसे तालाब, नलकूप, कुएं, बावड़ी या फिर कोई दुकान, रेस्टोरेंट, भोजनालय या फिर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये सब क्या हैं, सार्वजनिक स्थल। तो इन सार्वजनिक स्थलों के ऊपर जो है
किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या होंगे, सामाजिक रूप से समान होंगे। सभी को सामाजिक समानता यानी सार्वजनिक स्थलों के ऊपर समानता का अधिकार होगा। अब है अगली समानता, रोजगार के अवसर की समानता। रोजगार के अवसर की समानता, इसका अर्थ ये होगा कि जो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 ये सभी नागरिकों को जो है रोजगार के अवसर की समानता प्रदान करता है, यानी जो राज्य है वो सभी नागरिकों को समान रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य किसी भी नागरिक के साथ में नौकरी के क्षेत्र में जो है जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे भारत में जो है जो नीची जाति के लोग हैं, एसटी, एससी या जो ओबीसी में जो व्यक्ति आते हैं, जो लोग आते हैं, उनको अलग से क्या दिया गया है, आरक्षण। तो फिर ये समानता कहाँ पे हुई? तो ये जो आरक्षण दिया गया है, इस आरक्षण का उद्देश्य भी क्या है, हमारे भारत में समानता की स्थापना करना, यानी समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु हमारे यहाँ एसटी, एससी और ओबीसी को क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। तो अब एक तरफ तो हमारे को क्या है कि भाई रोजगार के अवसर सभी को समान रूप से मिलेंगे, और एक तरफ जो है हमारे को क्या है कि यहाँ आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण तो क्या है कि समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही दिया गया है, कि यानी समाज में जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ गए, उन पिछड़े हुए वर्गों को ऊपर उठाने के लिए क्या किया गया है, आरक्षण दिया गया है। लेकिन हमें याद क्या रखना है कि समानता के अधिकार में जो है हमारे को अनुच्छेद 16 में जो समानता दी गई है वो कौन सी है, रोजगार के अवसर की समानता। याद रखना, रोजगार के अवसर की समानता। और इसमें आप क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद 16 के तहत देश के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरी में समान अवसर प्रदान करने की गारंटी दी गई है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। अब यहाँ लोक नियोजन का अर्थ है सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी के अंदर जो है अवसर की समानता प्रदान की गई है। और सरकारी नौकरी के अंदर भी क्या किया गया है कि जो सरकार है वो सरकारें जो है राजकीय सेवाओं के अंदर जो है वो योग्यता के आधार पे नौकरी दे सकती है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किंतु समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या समानता के उद्देश्य हेतु एससी, एसटी और ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के जो व्यक्ति हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। तो ये था रोजगार के अवसर की समानता। तो अब तक जो है हमने 3 समानताएं देखी। समानता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता यानी सार्वजनिक स्थलों के ऊपर समानता भी कह सकते हैं इसको, और तीसरी है रोजगार के अवसर की समानता, या जो है आप इसको कह सकते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 समानताएं, अब 2 समानताएं और बच रही है, और वो 2 समानताएं कौन सी है? नंबर 4, अस्पृश्यता का अंत। यानी आपने सुना होगा कि हमारे समाज में जो है पहले क्या होता था कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों के साथ में क्या करते थे, अस्पृश्यता का भेदभाव करते थे। यानी यदि कोई नीची जाति का व्यक्ति ऊंची जाति के व्यक्ति को छू लेता था तो वह अपने आप में उसको क्या मानते थे, अपराध मानते थे, और वो ऊंची जाति के लोग जो है नीची जाति के साथ में भेदभाव करते थे। यानी कहने का अर्थ यह है कि समाज में जो नीची जाति के लोग थे उनके साथ में जो है अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था। इससे नीची जाति के लोगों में एक प्रकार से हीन भावना
आती थी। तो समाज में सभी जातियों को समान करने के लिए कि भाई समाज के अंदर सभी जातियां क्या हैं, समान है, आपस में कोई जाति भेदभाव नहीं करेगी, सभी जाति के लोग क्या होंगे, समान होंगे। और इन सब के लिए जो है हमारे यहाँ पे क्या किया गया है, समानता के अधिकार के तहत जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और ये अस्पृश्यता का जो अंत है वो संविधान के अनुच्छेद कौन से में किया गया है, 17 में। तो इसमें क्या लिखेंगे कि सामाजिक समानता बढ़ाने हेतु, अब आपको अभी मैंने बताया ना कि हमारे समाज में क्या थी, एक प्रकार से असमानता थी, आपस में जो जाति के लोग हैं वो असमानता करते हैं, आज भी करते हैं। हमारे जो परिवार है उसमें हमारी दादी जी या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी क्या करते हैं कि नीची जाति के लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं। यानी कोई नीची जाति का व्यक्ति यदि हमारे घर पे आ जाए तो हम उसको जो है अपना जो रसोई घर है या फिर अपने जो पानी के बर्तन हैं हम उनको हाथ नहीं लगाने देते, हम उनके साथ में आज भी क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। यानी उनके साथ आज भी क्या होता है, भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन उस भेदभाव का अंत करने के लिए क्या किया गया है, तो देखो सामाजिक समानता बढ़ाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 17 में, याद रखना संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता आचरण का पूर्ण निषेध यानी अंत किया गया है। यानी जो अनुच्छेद 17 है उस अनुच्छेद 17 में कोई भी व्यक्ति यदि अस्पृश्यता का आचरण करेगा, यानी जो नीची जाति के लोग हैं उनके साथ में यदि कोई अस्पृश्यता करेगा, छुआछूत करेगा, तो उसका क्या किया गया है, पूर्ण निषेध किया गया है। और इसको क्या माना गया है, इसको दंडनीय अपराध भी माना गया है। और अब इस छुआछूत को, इस अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। और वो कानून कौन कौन से बनाए हैं, नंबर 1 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और नंबर 2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम 1989। इस प्रकार से जो है हमारे समाज में छुआछूत को और अस्पृश्यता का अंत करने के लिए सरकार ने कठोर कानून भी बना रखे हैं। और ये दोनों ही कानून बहुत ही कठोर है। और इन दोनों कानूनों के द्वारा जो है हमारे समाज की जो निम्न जातियां हैं उनको क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, ताकि उनको भी जो है समानता मिल सके, उनको भी जो है समाज में उनके साथ भी समानता का व्यवहार किया जा सके। अगली जो समानता है वो कौन सी है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब मैं तुम्हें बता दूं कि जब ब्रिटिश शासन काल हमारे भारत में था, यानी जब अंग्रेज हमारे भारत में थे, तो उस समय क्या था कि एक तो आर्थिक शक्ति के आधार पे और एक राजशक्ति के आधार पे जो है उपाधियां दी जाती थी। यानी देखो इधर कि ब्रिटिश शासन काल में संपत्ति यानी पूंजी के आधार पे और राजशक्ति के आधार पे अनेक उपाधियां दी जाती थी। यानी जो अंग्रेज लोग थे वो हमारे भारत में क्या करते थे कि पूंजी के आधार पे, संपत्ति के आधार पे और राजशक्ति के आधार पे अनेक उपाधियां देते थे। अब एक बात बताओ कि यदि हमारे गांव में यदि किसी को उपाधि दी जाए और एक व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जाए, यदि हमारे गांव के अंदर एक व्यक्ति को तुम उपाधि दे रहे हैं और एक व्यक्ति को अपन वंचित रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, असमानता होगी। तो इस प्रकार से जो है जब अंग्रेज हमारे यहाँ उपाधियां देते थे तो इससे समाज में क्या फैलती थी, एक प्रकार से असमानता फैलती थी। यदि मान लीजिए, अब आप समझ गए मेरी बात को, कि यदि मान लीजिए कि हम जो है हमारे गाँव में 5 व्यक्तियों को तो उपाधि दें, पटेल की है, जागीरदार की, इस प्रकार की उपाधियां दे और कुछ व्यक्तियों को अपन वंचित रखें, तो इससे क्या होगा, हमारे समाज में एक असमानता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो ये असमानता जो हमारे समाज में बढ़ रही थी,
उपाधियों को लेकर के। तो इसका अंत करने के लिए क्या किया गया है, अनुच्छेद 18 बनाया गया। और अनुच्छेद जो 18 है उसमें इस प्रकार की जो उपाधियां हैं इनका अंत कर दिया गया है, केवल सेना और विद्या को छोड़ करके। केवल सेना व विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़ सभी तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसके अलावा भारत का नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना विदेशी राज्य की कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तो और इसमें एक बात और लिख देना आप कि भारत का कोई भी नागरिक जो विदेश में रहता है और यदि मान लीजिए उसने विदेश में कोई अच्छा काम किया और जो विदेश की सरकार है वो उस व्यक्ति को कोई उपाधि देना चाहती है, तो वह व्यक्ति जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति की बिना आज्ञा के कोई भी विदेशी उपाधि नहीं ले सकता। ये दो बातें आप इसमें याद रखना। अब यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में किया गया है, यदि मान लीजिए 1 नंबर में प्रश्न आ जाए तो इसका उत्तर आप क्या देंगे, अनुच्छेद 18 में जो है सेना और विद्या को छोड़ करके सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब हमारे समाज में कोई पटेल नहीं होगा, कोई जमींदार नहीं होगा, कोई जागीरदार नहीं होगा, सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। तो ये तुम याद रखना। यदि आपकी परीक्षा में ये पूछा जाए कि अस्पृश्यता का अंत करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कानून बनाए गए, अस्पृश्यता का अंत करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कठोर कानून बनाए गए, इस प्रकार से भी आपके प्रश्न आ सकता है परीक्षा में 1 या 2 नंबर का। तो कौन कौन से कानून बनाए गए अभी अपन ने देखा था, कौन कौन सा, एक तो है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, आप इनको याद रखना। और दूसरा है SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम 1989। तो ये 2 कानून जो है हमारी सरकार ने अस्पृश्यता का अंत करने के लिए बनाए थे। या फिर आपसे पूछा जाए कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखना अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। या फिर आपसे पूछा जाए कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद कौन से में है, 16 में है। या फिर आपसे पूछा जाए कि सार्वजनिक स्थलों पर समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 15 में। या फिर आपसे पूछा जाए कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में। तो इस प्रकार से जो है आप इन अनुच्छेदों को लिंक करते हुए इन समानता के अधिकारों को याद करें। आप इनको बार बार पढ़ें और आप इनको बार बार देखें, तब जाकर के जो है आपके दिमाग में ये समानता के सभी अधिकार जो है बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आप तो इतना सा याद रखना कि हमारे संविधान के अंदर जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है 5 समानताएं दी गई है। यदि आपको ये याद है ना कि 5 समानताएं दी गई हैं और फिर वो 5 कौन कौन सी है, फिर इनको 5 को याद कर लो, 5 कौन कौन सी है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, दूसरा सामाजिक समानता, तीसरा लोक नियोजन में अवसर की समानता या फिर रोजगार के अवसरों की समानता, और चौथी कौन सी है, अस्पृश्यता का अंत, और 5वीं कौन सी है, उपाधियों का अंत। मुझे लगता है कि आपको ये समानताएं याद हो गई। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी समानताएं हमारे को दी गई है। 14 से 18 तक हमारे को समानताएं दी गई है, और वो समानताएं कौन कौन सी है। अनुच्छेद 14 में कौन सी है, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में कौन सी है, अनुच्छेद 15 में है सार्वजनिक स्थलों पर समानता, और 16 में कौन सी है, लोक नियोजन में अवसर की समानता या फिर रोजगार के अवसरों की समानता। 17 में कौन सी है, अस्पृश्यता का अंत, और 18 में कौन सी है, उपाधियों का अंत। इस प्रकार से ये 5 समानताएं हमारे को दी गई है। याद रखना 5 समानताएं। तो इस प्रकार से समानता का जो अधिकार था वो हमारा कंप्लीट हुआ। और अगला अधिकार कौन सा है, बताइए आप, अगला अधिकार कौन सा है। स्वतंत्रता
स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे पास में दूसरा मौलिक अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, तो बताइए कौन से अनुच्छेद में है ये अधिकार? तो वेरी गुड, शाबाश, आप में से कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 19 से लेकर के और अनुच्छेद 22 तक। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अधिकार दिया गया है। ठीक है, और फिर आगे आप लिखना, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि अनुच्छेद 19 में नागरिकों को, अनुच्छेद 19 में नागरिकों को, कौन से अनुच्छेद में? 19 में। कौन से में? 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अक्सर जो है हमारी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है। तो याद रखना, अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। या फिर मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है, तो वो 6 स्वतंत्रताएं हैं, और वह 6 कौन कौन सी है। तो अब मैं आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि अनुच्छेद 19 में प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं, अब कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर 1, अनुच्छेद 19 में प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं, और वो कौन सी है? सबसे पहले है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1) कै में। ठीक है, कि हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है अपने विचार प्रकट करने की और अपनी अभिव्यक्ति करने की क्या है? स्वतंत्रता है। और दूसरी कौन सी है? और ये कौन से अनुच्छेद में है? 19(1) कै में। दूसरी है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि अस्त्र शस्त्र रहित यानी बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सभी नागरिकों को जो है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, यानी सभा करने की स्वतंत्रता है। यानी हम जो भारतीय लोग हैं, हम भारत के लोगों को जो है
कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है कि बिना अस्त्र शस्त्र के हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं, सभा का आयोजन कर सकते हैं। इसकी हमें क्या है, स्वतंत्रता मिली हुई है। और ये कौन से अनुच्छेद में मिली हुई है, 19(1) ख। इसके बाद में तीसरी कौन सी है, तीसरी है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, निर्माण की स्वतंत्रता। और ये कौन से अनुच्छेद में है, 19(1) ग में संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। यानी हम भारत के लोगों को जो है, हम भारतीयों को जो है संघ बनाने की क्या है, स्वतंत्रता। यानी हम कोई भी संघ बना सकते हैं, हम कोई भी समुदाय बना सकते हैं, हम कोई भी जो है वो मंडल बना सकते हैं। इस बात के में क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। यानी 5 व्यक्ति मिलकर के कोई भी संघ बना सकते हैं, 10 व्यक्ति मिलकर कोई संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं, या 100 व्यक्ति मिलकर के कोई संघ बना सकते हैं किसी भी उद्देश्यों को लेकर के, या 100 या इससे अधिक कितने व्यक्ति मिलकर के जो है हमारे यहाँ संघ बना सकते हैं। इस बात के में क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो है सभी किसान मिलकर के और उन्होंने एक संघ बना रखा है, अखिल भारतीय किसान संघ। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो है सभी जो किसान है भारत के, उन्होंने एक संघ बना रखा है, अखिल भारतीय किसान संघ। या फिर जैसे आप जिस जाति के हो तो आपकी जाति ने भी क्या बना रखा है, एक संघ बना रखा है आपकी जाति के नाम से। तो इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि जब हमारी जाति ने भी अपना एक संघ बना रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि अनुच्छेद जो 19(1) ग है, इसमें सभी जो नागरिक हैं उनको संघ और समुदाय बनाने की क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। और वो कौन से अनुच्छेद में है, 19 में, और 19 के अंदर भी 1 ग में। अब चौथी कौन सी है स्वतंत्रता हमारे को जो मिली हुई है, वो है सर्वत्र आने जाने व निवास करने की स्वतंत्रता। सर्वत्र आने जाने व निवास करने की स्वतंत्रता। और ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19(1) घ में। क्या ये तो सिंपल सी है, सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। यानी हम भारत के लोग जो हैं भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। इस बात के लिए हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। हम कहीं भी जो है आ जा सकते हैं और निवास कर सकते हैं। इस बात के में क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है। और ये कौन से अनुच्छेद में है, 19(1) घ में। इसके बाद में नंबर 5 क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता या निवास की स्वतंत्रता। यानी हम भारत के जो लोग हैं, और ये कौन से अनुच्छेद में है आपके, अनुच्छेद जो है 19(1) में, 19(1) में। यानी हम भारत के लोग जो हैं कहीं भी जो है किराए के मकान में या वहाँ पे जो है मकान खरीद करके और वह निवास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि तुम्हें गुजरात में रहना है तो आप गुजरात में ज़मीन खरीद करके और वहाँ निवास कर सकते हैं। या किसी गुजरात के व्यक्ति को हमारे राजस्थान में रहना है, हमारे गांव में रहना है, तो वह हमारे गांव में जो है ज़मीन खरीद करके और वहाँ निवास कर सकता है। क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। और वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है, 19(1) में। और नंबर 6 कौन सी है, नंबर 6 है वृत्ति और व्यापार करने की स्वतंत्रता। कौन सी है, वृत्ति और व्यापार करने की स्वतंत्रता। वृत्ति व व्यापार करने की स्वतंत्रता।
इसका अर्थ ये कौन से अनुच्छेद में है? 19(1) और कौन से में है? 6 में। कौन से है? 19(1) 6 में। 6 में नहीं है, 6 तो समाप्त कर दी गई है, 6 में। ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए क्या कर सकता है? वो कोई भी वृत्ति कर सकता है, व्यापार कर सकता है। इस बात की उसको क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ऐसा व्यापार नहीं कर सकता जो हमारे समाज के लिए गलत हो। जैसे किसी भी मादक पदार्थ का व्यापार नहीं कर सकता। ऐसे नहीं है कि हर प्रकार का कोई भी व्यापार कर ले। कुछ व्यापार ऐसे हैं जिनके ऊपर सरकार ने क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या है? उसको वृत्ति और व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है 19(1) 6 में। तो इस प्रकार से जो है अनुच्छेद 19 में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद में हम अनुच्छेद 20, 21, 22 पढ़ेंगे। 19 तो आपने पढ़ ही लिया, अब अपन पढ़ेंगे 20, 21 और 22। इसका अध्ययन अपन अगली क्लास में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी और आप इन क्लासों को जो है बार बार पढ़ें, बार बार आप इनका अध्ययन करें और अपने आप में अपनी तैयारी को मजबूत करें ताकि आप परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास हो सके। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।